Hello guys, welcome back to my channel. This is Gate Pro and I have decided to make a revision video of every day which I have studied so far. So yeah, I am following Pranjal's IIT dropout video for a roadmap because I need a guide who can guide me what to do or what not, and he is too good with this. So he told us in the video that there are 6 topics basically, and per topic there is a weightage and which playlist should I follow and what are the problems I will going to face on that video. So yeah, the first step is I need to follow Computer Networks by Amit Khurana sir from lecture 2 to 9, and in lecture 8 I skip between this time span and follow another video from Well Academy. So yeah, I am following this roadmap and I have made notes of that also roadmap, and I will attach the video link of that roadmap and also the playlist link. So yeah, whatever I have studied yesterday I will make a video on for this. Okay, so yeah, let's start. So he told us to follow from lecture 2. So lecture 2 is OSI and TCPI model introduction by Amit Khurana sir. तो बेसिकली है क्या इंट्रोडक्शन में कि पहले कंप्यूटर्स जो थे वो बेसिकली किस चीज़ के लिए बने थे, जब हम कैलकुलेशंस को स्पीडली सॉल्व कर सके, इसलिए कंप्यूटर्स बने थे। और जैसे जैसे हार्डवेयर की कॉस्ट कम होती गई वैसे वैसे मल्टीपल कंप्यूटर जो है वो इंस्टॉल होने लगे और उस वजह से डेटा को ट्रांसफर करने की नीड बनी। इसकी वजह से हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज करना पड़ा कि वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में एक लिंक स्टैब्लिश कर पाए, डेडिकेटेड वायर या एक लिंक स्टैब्लिश कर पाए, उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं। ओके, और इनकी वजह से कुछ टास्क फॉलो करते हैं, कुछ टास्क होते हैं जो बेसिकली ट्रांसफर करते हैं सेंडर से रिसीवर के अंदर एक डेटा को, ठीक है। और उसी के अंदर के कुछ सब टास्क है, जैसे पैकेटाइजिंग डेटा, यानी डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करके भेजना, ऐसे पैकेट्स बना के सेगमेंट्स या फ्रेम की फॉर्म में, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में चला जाए। दूसरा कॉमन फॉर्मेट से मतलब है कि एक हो सकता है कि सेंडर हमारी यूनिक्स यूज कर रहा हो और हमारा रिसीवर जो है वो विंडोज यूज कर रहा हो, तो इनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस वजह से ये जो भी कोई मैसेज भेजना चाह रहा है या डेटा भेजना चाह रहा है वो उसे भी समझ में आए। दूसरा कि बाइनरी डेटा, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा, हमें इसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये 0 1 वाला है, ओके, तो हमने इसे सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। ये 1 के लिए हमने यहाँ पे एक लाइन मतलब ये ऊपर वाला सिग्नल 1 के लिए, फिर 0 के लिए हमने इसे ऐसे यूज किया, फिर 1 के लिए हमने इसे ऐसे यूज किया। उसके बाद कि हमें बताना पड़ेगा कि हमारे शेयर चैनल में से कौन सा वाला चैनल जो है कौन उसे एक्सेस कर सकता है हमारे शेयर चैनल में से। जैसे ये हमारा एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, इसके अंदर अगर ए और जो हमारा बी है ये कम्युनिकेट करे तो सी और डी उस टाइम पे नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ए और बी ही करेंगे। अब नेटवर्क मॉडल क्या होता है? नेटवर्क मॉडल होता है जो हमारे इस सब को करने में जो कुछ भी इश्यूज हमें अभी आज तक आए थे वो हमारा नेटवर्क मॉडल के अंदर हैंडल होते हैं। हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, एक है OSI मॉडल, एक है TCP/IP। और हमारा जो TCP/IP मॉडल है ये हमारा पहले आया था और OSI मॉडल बाद में आया था, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले OSI मॉडल को। OSI मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स होती है, ठीक है। और OSI मॉडल की फुल फॉर्म यही है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसके अंदर हम दो सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द अंडरलाइन आर्किटेक्चर। यानी कि कोई भी 2 सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे चाहे उनका आर्किटेक्चर कैसा भी हो, लाइक उनका सॉफ्टवेयर अलग अलग क्यों ना हो, उनका हार्डवेयर ही क्यों अलग अलग ना हो, फिर भी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब जो इसकी 7 लेयर्स है इसको याद करने की एक ट्रिक है, ठीक है। आप पापा से तो नहीं डरते पप्पू, दिस इज द ट्रिक, जिसमें आप इज एप्लीकेशन लेयर, पापा इज प्रेजेंटेशन, से इज सेशन, तो इज ट्रांसपोर्ट एंड नहीं इज नेटवर्क, डरते इज डेटा लिंक एंड पप्पू इज फिजिकल। या सो दिस डायग्राम शोज एवरीथिंग अबाउट दैट। तो हो क्या रहा है, हमने जो हमारी एप्लीकेशन लेयर वाला पूरा फॉर्मेट, ये हमारा एक सेंडर वाला है, ये सेंडर के अंदर ही सारी की सारी चीजें होंगी और ये रिसीवर के अंदर होंगी। अब यहाँ से यहाँ डेटा फ्लो करेगा, कैसे करेगा, लेट मी एक्सप्लेन।
ठीक है। सबसे पहले जो हमारी एक्स लेयर है, जैसे लेट्स से ये हमारी एक्स लेयर है, ये कम्युनिकेट करती है, ये इन्फॉर्मेशन लेती है एप्लीकेशन लेयर को और कन्वर्ट करके देती है नीचे सेशन लेयर को। अगर ये एक्स लेयर है तो ये इससे इन्फॉर्मेशन लेगी और इसे ट्रांसफर करके देगी, ठीक है। हर एक लेयर के अंदर कुछ सर्विसेज जो हैं, हर एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर से कम्युनिकेट करेगी जो उसके नीचे वाली है, ठीक है। प्रोसेस ऑन ईच मशीन दैट कम्युनिकेट्स एट अ गिवन लेयर इज कॉल्ड पीयर टू पीयर प्रोसेस। जब हमारा प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है हम उसे पीयर टू पीयर प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर हमारा ये एप्लीकेशन लेयर इस एप्लीकेशन लेयर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो हम इसे पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल के बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया जैसे लेयर नंबर 6, 5, 4 जो है वो अपना अपना हेडर, ये वाले के लिए हमको पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, अब हमारे पास एप्लीकेशन लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमने हमारा मैसेज को जनरेट किया, जो हमें भेजना वो मैसेज। प्रेजेंटेशन लेयर ने इस पे अपना एक हेडर डाल दिया, इसके आगे ये जो मैसेज है, दिस मैसेज, इसके आगे इसने अपना एक हेडर अटैच कर दिया, हेडर प्रेजेंटेशन। अब सेशन लेयर ने इसके आगे अपना एक और हेडर डाल दिया, हेडर सेशन। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट वाले ने अपना एक और ट्रांसपोर्ट का हेडर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर ने अपना भी एक हेडर डाल दिया। एंड डेटा लिंक लेयर ने क्या किया, डेटा लिंक लेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने अपना हेडर और टेलर दोनों अटैच किया। टेलर का भी यूज मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, हेडर भी अटैच कर दिया उसने। और फिर ये पूरा का पूरा जनरेट होकर यहाँ फिजिकल के पास आया। अब जो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारा हेडर ऐड किया था और ये पूरा जो सेगमेंट बना था इसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी पूरा का पूरे पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड है। और इस वाले पार्ट में जहाँ पे हमारा नेटवर्क के अंदर हमारा नेटवर्क हेडर आया था हम उसे डेटाग्राम बोलते हैं। जब हमारा इसी के अंदर हेडर लग जाए डेटा लिंक लेयर का और टेल लग जाए तो हम उसे फ्रेम बोल देंगे, ठीक है। डेटा लिंक में हमारा हेडर और टेलर दोनों अटैच होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारा फिजिकल लेयर के पास आया, ये नीचे भी ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो हमारी लेयर नंबर 654 है, 654 इज दिस वन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर सिर्फ हमारा हेडर्स अटैच हुए, लेकिन जो हमारा लेयर नंबर 2 है, डेटाग्राम, डेटा लिंक, इसके अंदर हमारा हेड और टेल दोनों अटैच हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो मैंने छोटे छोटे करके लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है कि हमारे पैकेट्स को हम फ्रेम भी बोल सकते हैं, डेटाग्राम और सेशन के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेगमेंट्स बोल सकते हैं। अब जो भी काम हमारा फ्रेम, अगर हमारा कभी भी गेट एग्जाम में फ्रेम वर्ड यूज हो इसका मतलब वो डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा है। डेटाग्राम वर्ड यूज हो इसका मतलब वो नेटवर्क की बात कर रहा है। और अगर कभी भी सेगमेंट वर्ड यूज हो तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा है। मैसेज वर्ड यूज हो तो वो एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो जो हमने यहाँ पे हमारा ये बनाया था फ्रेम, ये फ्रेम ट्रांसफर फिजिकल लेयर के पास। फिजिकल लेयर ने हमारे बीच में 2 राउटर्स लगे हुए इंटरमीडिएट नोड्स, इसमें ट्रांसफर किया, ठीक है, हमारे डेटा को। इसने देखा कि अच्छा ठीक है ये इसका नहीं है, ठीक है, इसे फिजिकल लेयर को डेटा लिंक लेयर के पास भेजा। डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर और टेल रिमूव किया और नेटवर्क लेयर के पास भेजा। नेटवर्क लेयर ने देखा कि अरे ये तो मेरा है ही नहीं, तो उसने वापस डेटा लिंक लेयर के पास भेजा पैक करके दोबारा, कि उसने जो ओपनिंग यहाँ पे की थी ना उसने वहीं पे हेडर और टेल दोबारा लगा दिए इसके साथ अटैच करके, और ये वापस फिजिकल के पास चले गया। अब फिजिकल वाले पे आया, इसने फिर ओपन किया, उसका हेडर और टेल हटाया और नेटवर्क के पास भेजा। नेटवर्क को फिर पता चल गया कि अरे ये तो मेरा है ही नहीं, फिर उसने पैक करके दोबारा डेटा लिंक के पास भेजा, ठीक है। डेटा लिंक ने फिर पैक करा और फिजिकल के पास भेजा। अब फिजिकल पे आया, अब इसने देखा कि इसने इसे डेटा लिंक लेयर के पास भेजा। डेटा लिंक लेयर ने इसका हेड वाला पार्ट और टेल वाला पार्ट रिमूव कर दिया फ्रेम में से, यानी ये फ्रेम अब क्या बचा, डेटाग्राम। अब डेटाग्राम यहाँ आया, अब नेटवर्क वाले ने देखा हेड भी रिमूव करा क्योंकि उसी के लिए मैसेज था, तो ये डेटाग्राम से अब सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया। सेगमेंट वाले ने अपना हेड रिमूव कर दिया, तो अब वो सेशन वाले पे चला गया। सेशन वाले के बाद फिर वो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर पे पहुंच के उसका प्रॉपर मैसेज मिल गया, ठीक है। दिस इज द ऑल फ्लो, और इसी फ्लो का हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाकी सब जगह पे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ऑल वी हैव। 7th layer doesn't add header or tail, it acts as an interface between user and network. Yes, 7th layer कौन सी हमारी फिजिकल लेयर, नहीं 7th layer इज हमारी एप्लीकेशन लेयर। सॉरी, एप्लीकेशन लेयर जो है वो एज अ इंटरफेस का काम करती है यूजर और नेटवर्क के बीच में, ठीक है। ये हमारा यूजर है और ये हमारा नेटवर्क है, इसके बीच में हमारा इंटरफेस का काम करती है कौन, एप्लीकेशन लेयर,
ठीक है। लेयर 1 कुछ भी ऐड नहीं करती, वो सिर्फ डील करती है सिग्नल्स के साथ, ठीक है। सिग्नल ट्रांसफर करने का काम, ट्रांसफरिंग का काम है लेयर नंबर 1 यानी कि फिजिकल लेयर का। अब हमारे जो 7 लेयर्स है हमने उसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप जिसके अंदर हमारी फर्स्ट लेयर फिजिकल, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर आती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकली एस्पेक्ट ऑफ डेटा मूविंग के अंदर हम उसे काउंट करते हैं, ठीक है। नोन एज नेटवर्क सपोर्ट लेयर, नेटवर्क को सपोर्ट करने वाली लेयर इन्हें कहते हैं। 5th, 6th, 7th लेयर जो है हमारी वो यूजर सपोर्ट के लिए, यानी जो यूजर अपना सपोर्ट, इंटरपोलेटेबिलिटी है, यानी कि अगर हमारी फाइल विंडो के अंदर है तो उसे यूनिक्स में ट्रांसफर करने का यूजर से रिलेटेड काम 5, 6, 7 करती है। 5, 6, 7 कौन सी थी हमारी? ये वाली, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इसको याद करने का तरीका ही बता दो ना। आप पापा से तो नहीं डरते पप्पू, दिस इज द वे टू लर्न दिस, ठीक है। तो आप पापा से, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यूजर में आता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये वाला पार्ट हमारा आता है किसके अंदर? नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने के काम आ रहा है। वही हम देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया हुआ, ठीक है। नेटवर्क लेयर नंबर 4 वो ट्रांसपोर्ट के लिए काम आती है, एंड टू एंड डिलीवरी प्रोवाइड करती है पूरे मैसेज की, यानी पूरा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, उसकी एंड टू एंड डिलीवरी का काम इसका है। अब जितनी में हमारी लेयर्स है हम इसके पूरे सबके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो बेसिकली हमारी पहली लेयर थी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या क्या उसके फंक्शंस है। फिजिकल लेयर के फंक्शंस ये हैं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि कोई भी अगर कॉपर, ग्लास का मीडियम है और कोई भी टाइप का, उसको एक दूसरे से मतलब ट्रांसफर करने में काम आता है। अगर कोई कॉपर या ग्लास की वायर है तो उससे ट्रांसफर हो सकता है उस मीडियम में, और कोई भी टाइप का हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, अनवायर्ड हो सकता है। प्रेजेंटेशन ऑफ बाइट्स को प्रेजेंट करने का काम आता है सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। डेटा रेटिंग, ट्रांसमिशन रेट और बिट ड्यूरेशन, ये हमें डेफिनेशन यहाँ पढ़नी पड़ेगी और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कभी कभार आ जाते हैं। डेटा रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकेंड्स, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड्स, उसके अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। इसी को हम डेटा रेट, ट्रांसमिशन रेट और बिट रेट कहते हैं, ठीक है। और बिट ड्यूरेशन क्या होता है? बिट ड्यूरेशन होता है हाउ लॉन्ग अ बिट लास्ट और ट्रांसमिट मीडिया, यानी वो ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर कितनी देर तक वो बिट जो है वो रुकेगी। जैसे कि इसमें एग्जांपल है 1 IBPS, IBPS यानी बिट पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के लिए वो बिट जो है उस ट्रांसलेशन मीडिया में रुकी थी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बिट रेट की बात करें, नंबर ऑफ पर यूनिट सेकेंड कितनी देर रुकी, और बिट ड्यूरेशन, जैसे अगर वो 1 बिट पर सेकेंड रुकी यानी कि वो 1 सेकेंड के लिए वहां रुकी, अगर वो 10 बिट पर सेकेंड रुकी यानी कि एक बाइट जो है वो 0.1 सेकेंड रुकी। जैसे कि ये देखो 10 बाइट थी, वो 1 सेकेंड के लिए रुकी, ठीक है, पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड। तो अगर 1 बाइट है तो 1/10 सेकेंड्स के लिए तो रुकेंगी, यही कह रहा हूँ, ठीक है। इसका अब एक प्रॉपर टेबल होता है, वो टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। जैसे अब ये बिट ड्यूरेशन है, बिट ड्यूरेशन हमारी थी 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारी बिट रेट क्या हुआ? 1 बिट पर सेकेंड। अब अगर हमारा बिट रेट है 100 बिट पर सेकेंड तो हमारी बिट ड्यूरेशन होगी 0.01 सेकेंड, ठीक है। अब हमारा अगर 1 kbps है यानी कि 10⁻³ है तो हमारे यहाँ पे 10⁻⁴ हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, 1 ऐसे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी को हम मिली सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर 6 की टर्म्स में कर दें, के इज फॉर किलो, ठीक है, एम इज फॉर मिली kbps इज 6 हो गया, ठीक है। तो वो नैनो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और अगर माइक्रो में कन्वर्ट हो गया, सॉरी, वो माइक्रो में कन्वर्ट हुआ था, ये वाला माइक्रो हमारा, और ये वाला आके यहाँ पे हमारा नैनो हो गया, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारी पूरी यूनिट्स है कि अगर 10⁹ में होगा नैनो, और अगर टी हो गया नहीं ट्रायो, और उसको हम पिको में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे हमें ये पूरा का पूरा वो दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें जो डेटा रेट है वो इतना दिवन है 500 kbps,
तो उसके हमें बिट ड्यूरेशन निकालनी, कैसे निकालेंगे। अब पहली बात तो हम जो इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे थे तो हम 1/, कर देते थे, हमने वही किया 1/500 कर दिया। और kbps को भी हमने देखा kbps किस में कन्वर्ट होता है हमारा, मिली सेकेंड के अंदर, तो हमने उसे मिली सेकेंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता था जो मिली सेकेंड है वो 1000 माइक्रो सेकेंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, 1000 माइक्रो सेकेंड्स के इक्वल होता है 1 मिली सेकेंड। ठीक है, हमें क्या किया, हमने इसके नेक्स्ट वाला देखा, और हम हमेशा यही करते कि 1 मिली सेकेंड को अगले वाले माइक्रो सेकेंड्स के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 10⁻³ था तो ये 1000 टाइम्स होगा इसका ज्यादा, हमने वही यहाँ लिखा, हमने उसका 1000 टाइम्स ज्यादा लिख दिया। क्वालिटी शायद खराब हो गया, लेट मी फोकस अगेन, यस। तो हमने इसको कट करा इससे 1000 माइक्रो सेकेंड से, हमारा 2 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने इसके साथ 1/40 करा, हमारा mbps था, हमें पता है कि वो उसमें आ सकता है हमारा माइक्रो में। माइक्रो के नेक्स्ट वाला कौन सा था, ये देखो 1 IBPS जो है वो 1 माइक्रो सेकेंड के इक्वल हो सकता है। ठीक है, 1 IBPS जो है 1 माइक्रो सेकेंड के इक्वल हो सकता है। और हमने इसका माइक्रो सेकेंड के अगले वाला कौन सा हमारा, नैनो सेकेंड, यानी 10⁻³ नैनो सेकेंड्स, तो हमने उसे 10⁻³ नैनो सेकेंड्स के इक्वल कर दिया, और यहाँ इसे डिवाइड करके इसका बचा 25 नैनो सेकेंड्स। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट हमारी यूनिट बनेगी ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था, पहला ये हो गया हमारा डेटा रेट, ट्रांसमिशन रेट, बिट ड्यूरेशन। अब इसके बाद आएगा हमारा सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स का मतलब ये है कि जो भी हम सेंडर और रिसीवर को भेज रहे हैं हमारी बिट्स, वो एक सिंक्रोनाइज मैनर में जाए। दैट मीन्स अगर मैंने 3 बार 1 भेजा, ठीक है, और अगर वो नैनो सेकेंड्स की स्पीड से जा रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जो रिसीवर है उसको ऐसा लगे कि सिर्फ 2 ही बार आया, तीसरी बार नहीं आया, या ये लग सकता है कि वो 4 बार आ गया। तो इसका एक सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक के वाइज भेजे वो, यानी कि उसको पता चल जाए कि 3 बार भेजा तो 3 बार ही आया है उसके पास नंबर। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बाइट्स के बीच का डिफरेंस उसको क्लियर है। इसके बाद हमारा आता है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता क्या, लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट होता है डेडिकेटेड लिंक है हर एक पेयर का एक दूसरे पेयर के साथ एक डेडिकेट लिंक है। और मल्टी पॉइंट ये होता है कि कोई भी डेडिकेटेड लिंक नहीं है, यानी हर एक पेयर का एक दूसरे के साथ डेडिकेटेड लिंक होता है ना, ये इसके साथ डेडिकेटेडली कनेक्टेड, वैसा नहीं है। ठीक है, तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन ये 2 टाइप्स की होती है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन है फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी आपको पता ही होगा, जैसे मैश हो गई, स्टार हो गई, बस हो गई टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी ये होती है हमारी, जिसके हमारे डेडिकेटेड। टोपोलॉजी का पहले मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं कि कैसे नेटवर्क को अरेंज किया जाएगा, उसका क्या व्यू है, किस तरीके से वो दिखेगा, लाई डाउन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक डेडिकेटेड वायर होती है जो हर एक पेयर के साथ कनेक्टेड होती है कंप्यूटर के। ठीक है, इसको हम अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की टर्म्स में देखें तो ये K4 यानी कि कंप्लीट ग्राफ है, ग्राफ थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट ग्राफ है, जिसके अंदर 4 वर्टिसेस है हमारी। और अगर हम इसी का 3 कर ले तो ये होगा कंप्लीट ग्राफ ऑफ 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस का ग्राफ है। ठीक है, हाँ, अगर हमारे पास n कंप्यूटर है तो हमारे पास कितने वायर का हमें लगेगी जरूरत। अगर हमारे पास n कंप्यूटर्स है मान लो हमारे पास, तो हमें कितनी वायर्स का यूज करके मैश टोपोलॉजी बनानी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है NC2। NC2 कैसे आया, अब इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे सपोजिंगली हमारे पास एक कनेक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे अगर हमारे पास 4 हमारे कंप्यूटर्स हैं, 1 2 3, ठीक है, अब हमने हमारा जो कंप्यूटर 1 था उसने 3 लिंक्स बनाए। 3 लिंक्स कैसे बनाए, यानी उसने इसके साथ भी कनेक्ट किया, उसने इसके साथ भी कनेक्ट किया, उसने इसके साथ भी कनेक्ट किया, राइट, क्योंकि हर एक कंप्यूटर का हर दूसरे कंप्यूटर के साथ एक लिंक है। ठीक है, तो हम उसी लिंक को डिनोट करें, तो हमारा पहले कंप्यूटर ने 3 लिंक्स बनाए। ठीक है, और हमारे दूसरे कंप्यूटर जैसे लेट्स से दिस कंप्यूटर, तो इसने हमारे साथ 2 लिंक बनाए इन दोनों के साथ, क्योंकि इसके साथ तो ऑलरेडी बनाया, तो इसने इसके साथ 2 लिंक बना दिया। ठीक है, अब ये 2 हो गए। अब तीसरे कंप्यूटर ने हमारे किसके साथ लिंक बनाया, 1 के साथ बनाया, और चौथे कंप्यूटर को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी तो 0। और इन सबका टोटल जो होगा वो हमारे नंबर ऑफ लिंक्स आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ वायर्स। ठीक है, अब इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, क्योंकि गेट एग्जाम में एज अमित खुराना सर सेज कि उसके अंदर हमारी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होती है, ना कि फॉर्मूलाज।
क्योंकि डेरिवेशन के अंदर ही चेंज करके अगला क्वेश्चन भी बन जाता है। तो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा, अगर हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है तो n-1 लिंक्स उसके लेंगे, अगर हमारा सेकंड कंप्यूटर है तो हमारे n-2 लिंक्स लेंगे, थर्ड के लिए n-10, ठीक है। अगर हमारा nth कंप्यूटर है तो उसके लिए हमारे 0 लिंक्स लेंगे। और हमें पता है कि इन सब का सम जो होता है वो कितना होता है, नेचुरल नंबर्स का सम तो सबको पता होगा, n+1/2 कैसे आया ये भी बता देते एक बार। हमें पता है सम ऑफ एपी क्या होता है, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला ये होता है 2a n/2 2a + n-1d। इसमें a हमारी फर्स्ट टर्म होती है जो कि 1 थी, कॉमन डिफरेंस हमारा इसमें भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म 1 हो गया, और हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये 2 और -1 होके +1, तो हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने देखा कि हमारा जो लास्ट टर्म है इसमें n-1 है, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया n-1 को, यानी n की जगह हमने क्या पुट किया n-1, और n की जगह n-1 और +1 तो हमारा था ही, तो हमने इसे कट किया और हमारा क्या बचा n-1 1 × 2। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है nc2 का यही फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ वायर्स निकाल सकते हैं हमारे n कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है, मेश के अंदर। अब बाकी टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती है, हमारी स्टार टोपोलॉजी जिसके अंदर हमारा एक हब होता है और उससे सब कनेक्टेड होते हैं। बस टोपोलॉजी इज समथिंग लाइक दिस। रिंग टोपोलॉजी एक रिंग के फॉर्मेट में। और इसके बाद हमारा अगला जो है हमारा फंक्शन है वो है ट्रांसमिशन मोड का। ट्रांसमिशन मोड अब क्या होता है, ट्रांसमिशन मोड होते हैं 3 टाइप्स के, सबको पता होगा ऑलमोस्ट। सिंप्लेक्स ये होता है जिसके अंदर सेंडर ही रिसीवर को मैसेज भेज सकता है, रिसीवर सेंडर को मैसेज नहीं भेज सकता, ठीक है। हाफ ड्यूप्लेक्स ये होता है कि सेंडर भी रिसीव मतलब सेंडर 1 सेंडर 2 मतलब ये एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं और ये भी इसको भेज सकता है, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं, यानी पहले इसने मैसेज इसको भेजा, ठीक है, इस तक पहुंचा, उसके बाद ही ये इस पे भेजेगा, ठीक है। और इसके बाद है फुल ड्यूप्लेक्स होता है कि इसने भी इसको भेज दिया, इसने भी इसको भेजा और साइमल्टेनियसली भेज दिया, ठीक है, यानी इसमें जो कमी थी वो फुल ड्यूप्लेक्स में आके पूरी हो गई। अब डेटा लिंक लेयर अगली लेयर थी हमारी, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे फिजिकल लेयर के बारे में सारे के सारे फंक्शंस पढ़ लिया। अब डेटा लिंक लेयर की बारी है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्या है कि हर एक लेयर जो थी उसके अंदर कुछ कुछ हमारे पैकेट्स थे, जो मैंने आपको बताया। एप्लीकेशन लेयर के अंदर हमारा मैसेज था, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारा सेगमेंट था, नेटवर्क लेयर के अंदर हमारा डेटाग्राम था, और डेटा लिंक लेयर के हमारा फ्रेम्स था, और फिजिकल लेयर के अंदर बाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। अब ये जो हम यहाँ पे सेगमेंट्स लगा रहे हैं इनका कोई तो एड्रेस भी होगा, ठीक है, इन्हीं एड्रेसेस के नाम है। जैसे अगर हमारा मैसेज है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन स्पेसिफिक मैसेज, जैसे कि ईमेल हो गई, किसी की ईमेल आईडी है, यूआरएल हो गया www. ऐसे करके, ठीक है। फिर हमारा सेगमेंट्स वाला जो है, जो ट्रांसपोर्ट लेकर आता है, उसके अंदर हमारा पोर्ट एड्रेस होता है जिसको हम IPv4 भी बोलते हैं, और IPv6 जो हमारे सिलेबस में नहीं है, IPv4 है। IPv4 क्या होता है, ये पोर्ट एड्रेस हमारा क्या होता है, जैसे सपोजिंगली ये एक हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, इसके अंदर ईच पोर्ट जो है उसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा, ठीक है, जिसी को हम पोर्ट एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे मल्टीपल प्रोसेस होंगे। इसके अंदर जो हमारे मल्टीपल यानी एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उनमें से हर एक प्रोसेस के पास अपना एक पोर्ट एड्रेस होता है, उसी को हम पोर्ट एड्रेस मतलब हर एक प्रोसेस के पास अपना एक पोर्ट का एड्रेस होता है, उसी को हम पोर्ट एड्रेस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है हमारा, लॉजिकल एड्रेस होता है हमारा, ये देखिए लॉजिकल एड्रेस, जैसे कि हमारे एक आईपी एड्रेस को बोलते हैं हम। आईपी एड्रेस क्या होता है, कंप्लीट नेटवर्क के अंदर नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन होता है, यानी नेटवर्क का नेटवर्क से ही कनेक्शन। जैसे एक ये लैन है, ठीक है, ये लैन का इस लैन के साथ कनेक्शन। स्कोप इज इंटायर नेटवर्क, इसका पूरा स्कोप जो है इंटायर नेटवर्क होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस के बारे में तो सबको पता होगा, कंप्लीट इंटरनेट को कवर करता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डेटा लिंक एड्रेस। डेटा लिंक एड्रेस को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल एड्रेस क्या होता है, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट साइजेस का होगा, फॉर्मेट्स के होंगे, डिपेंड करता है कि लैन टू लैन क्या एड्रेस बनेगा, ठीक है। उस हिसाब से जैसे ये पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसका कंप्लीट लैन के अंदर स्कोप होता है। जैसे एक हमारे एक लैन है, ठीक है, इसके अंदर तो क्या होता है, ये लैन का एड्रेस बता रहा था लॉजिकल। अब ये फिजिकल वाला उस लैन के अंदर कंप्यूटर का एड्रेस बताएगा, यानी एक लैन सिस्टम के अंदर एक कंप्यूटर का क्या एड्रेस है, किस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो फिजिकल एड्रेस है,
ठीक है, और हर एक का डिफरेंट फॉर्मेट में होगा। जैसे अगर ये विंडो का हो गया, ये यूनिक्स का होगा, ठीक है, अलग अलग होंगे, तो अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं और डिपेंड करता है कि कौन से लैन का नेटवर्क है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें ईथरनेट लैन जो होता है उसका फिजिकल एड्रेस जो होता है वो 6 बाइट का होता है, यानी 48 बिट्स का होता है, और वहीं पे उसका जो पोर्ट एड्रेस होता है वो हमारा 32 बाइट्स का होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से वेरी करता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। फिजिकल एड्रेस हर एक सिस्टम के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे हर एक कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। एवरी कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट हैज अ फिजिकल एड्रेस एंड अ लॉजिकल एड्रेस। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसका एक फिजिकल एड्रेस भी होगा, एक लॉजिकल एड्रेस भी होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसकी बात करें कि हर एक नोड से नोड का कनेक्शन, तो हम इसे बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, ठीक है। यानी हर एक नोड का दूसरी नोड के साथ जो लिंक है, ठीक है, कनेक्शन है, उसको हम बोलेंगे डेटा लिंक लेयर के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। और एक होस्ट का दूसरे होस्ट के साथ, राइट, उसको ऐसे सेंडर और रिसीवर का, और रिसीवर और सेंडर का एड्रेस मतलब कनेक्शन, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। और हर एक प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ कनेक्शन, उसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर काउंट करते हैं, यानी एंड टू एंड। अब अगर कोई पूछेगा कि भाई मतलब होस्ट टू होस्ट तो हो ही रहा था नेटवर्क लेयर में, तो हमें मतलब ये करने की जरूरत क्या थी ट्रांसपोर्ट लेयर की? ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत हमें ये थी कि ये पूरे सेंटर के साथ कनेक्ट करे, लेकिन उसके अंदर के प्रोसेस के साथ नहीं। हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर वाला है वो हमारा उस प्रोसेस के अंदर, यानी उसके अंदर का छोटा प्रोसेस के अंदर को अगले वाले के किस प्रोसेस के अंदर डालना है उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। अब ये वाला डायग्राम हमारा इंपॉर्टेंट जो अभी हमने पूरा पढ़ा था ना, उसका पूरा कंप्लीट सा आ रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पे लेट्स से हमारा सेंडर है, काफी गुच्छा मुच्छा कर दिया मैंने, ये सेंडर है, ये हमारे सब नोड्स हैं यानी कि हमारे राउटर्स हैं, ये हमारा रिसीवर है, ठीक है। इसका जो हमारा फिजिकल एड्रेस है, लेट्स से एग्जाम्पल है, ये पूरा वैसा नहीं है, ठीक है, वो फिजिकल एड्रेस है 10, 20, 30, 40। हमारा लॉजिकल एड्रेस लेट से 50, 60, 70, 80 हर एक का, ठीक है, ये गिवन है। और हमारा जो पोर्ट एड्रेस है वो हमारा सेंडर का है 90 और रिसीवर का है 100। हमारी एप्लीकेशन लेयर थी हमारी मैसेज, ठीक है। हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आया हमारा कौन से वाले एड्रेस? पोर्ट के एड्रेस, जो कि थे हमारे 90 और 100 दोनों के आ गए। फिर हमारा जो नेटवर्क लेयर है इसके अंदर हमारा कौन सा एड्रेस आया? हमारा लॉजिकल वाला। लॉजिकल वाला कौन सा था? हमारा एक सेंडर का दूसरे सेंडर के साथ जो होस्ट टू होस्ट कनेक्शन होता है, मैंने ये बताया था ना। ट्रांसपोर्ट वाला जो है वो पोर्ट, यानी उस प्रोसेस को इस प्रोसेस के साथ लिंक करता है, तो उसका एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ये रहा। और ये वाला हमारा उस होस्ट के लॉजिकल एड्रेस को इस होस्ट के लॉजिकल एड्रेस के साथ कनेक्ट करेगा, राइट। और इसके बाद हमारा था फ्रेम यानी डेटा लिंक लेयर, वो एक छोटे नोड को दूसरे नोड के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी इसने किसको कनेक्ट किया? फिजिकल लेयर वाले एड्रेस को, जो कि था 10 और 20 को, 10 और 20 को। अब हुआ क्या, ये हमारा फ्रेम बन गया। फ्रेम गया हमारे अगले वाले के पास, यानी इसने फिजिकल लेयर को भेजा, फिजिकल लेयर ने उसे अगली फिजिकल लेयर के पास भेजा और उसने उसे अगले डेटा लिंक लेयर के पास भेजा। डेटा लिंक लेयर ने वहां पे देखा कि अरे ये तो मेरा है, मेरा मतलब उसके पास उसने फिजिकल एड्रेस देखा 10 और 20, उसको समझ में आ गया कि ये तो मेरा है, उसने उसकी हटा दिया वहां पे, ठीक है। उसने अपना वहां पे फिजिकल एड्रेस को हटा दिया, ठीक है। और उसने आगे भेजा किसके पास? नेटवर्क लेयर के पास। नेटवर्क लेयर के अंदर क्या गया? हमारा डेटाग्राम। डेटाग्राम हमारा कुछ ऐसा था, थोड़ा सा और जूम इन हो सकता है, आई डोंट थिंक सो, यस। डेटाग्राम हमारा ये वाला था, यानी ये वाला पार्ट हमारा हट गया और डेटाग्राम में हमारा बचा 50, 80। अब उसने देखा कि अरे ना, मेरा जो एड्रेस है 80 तो है नहीं, वो रिसीवर वाला, जो रिसीवर वाला जो था एड्रेस वो नहीं था। तो उसने सोचा कि ये तो मेरा है ही नहीं, तो उसने उसे ओपन नहीं किया और उसने अगले वाले का फिर उसने वापस दोबारा भेजे किसके पास? हमारे किसके पास भेजा उसने? डेटा लिंक लेयर के पास। और डेटा लिंक लेयर ने उसको अगले वाले नोड के साथ कनेक्ट कर दिया। अगले वाले नोड्स यानी 20 और 30 के साथ, यानी जो हमारा भेजने वाला बंदा है वो 20 है और जो हमारा लेने वाला बंदा है वो 30। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। और इसके पीछे टेल भी थी, मतलब हेड और टेल दोनों लगते हैं, डेटा लिंक लेयर में बताया तो था अभी, ठीक है। अभी टेल का काम भी आपको बताऊंगी। तो अभी हुआ क्या कि अब इसने देखा कि अब इसके फिजिकल लेयर पे पहुंचा, इसने अपने नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर को भेजा और डेटा लिंक लेयर ने देखा कि ये तो मेरे फिजिकल एड्रेस है, उसने इसको हटा दिया, यानी इसको ओपन करने की कोशिश की। और उसने देखा कि इसका अभी भी 50 और 80 है लॉजिकल एड्रेस, और मेरा लॉजिकल एड्रेस जो है वो 70, यानी ये मेरा नहीं है। फिर उसे दोबारा नीचे भेज दिया किसके पास? डेटा लिंक लेयर के पास। अब डेटा लिंक ने फिर इससे पैक किया किसको? 70 और 80 के फॉर्मेट में।
मतलब किसके अंदर 70 80 सॉरी 30 और 40 के अंदर फिजिकल लेयर ने पैक करा, ठीक है, और इसको वापस भेज दिया, मतलब जो डेटा लिंक लेयर है उसने पैक किया था सॉरी, और फिजिकल लेयर के पास इसको वापस भेजा। अब फिजिकल लेयर ने इसे किसके पास भेजा, रिसीवर के पास। रिसीवर ने इसको फिर से ओपन किया, क्या देखा रिसीवर ने, रिसीवर की फिजिकल लेयर पे आया, फिर डेटा लिंक लेयर पे आया, डेटा लिंक लेयर ने देखा अरे तो मेरा ही था फिजिकल एड्रेस 30 और 40, उसने उसको ओपन करा, उसने देखा कि 50 से आया, ठीक है, और 80 तो मेरा ही लॉजिकल एड्रेस है, तो उसने इस लॉजिकल एड्रेस को भी खोल लिया, ये देखो उसने इस लॉजिकल एड्रेस को भी खोल लिया उसकी नेटवर्क लेयर ने, ठीक है। और अब ये यहाँ पहुंचा कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास 90 और 100, तो उसने देखा कि पोर्ट नंबर जो है वो मेरा ही 100 है, तो उसने इसको भी ओपन कर दिया, और फाइनली हमारा मैसेज जो है वो सेगमेंट में कन्वर्ट होके, डेटाग्राम से सेगमेंट और सेगमेंट से हमारा कन्वर्ट होके मैसेज दोबारा पहुंच गया एप्लीकेशन लेयर तक, और वो हमें रिसीव कर लिया। तो यही हमारा पूरा फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं, हमारा एक क्वेश्चन बनेगा कि कितने ज्यादा लेयर्स का हमने यूज किया, कितनी बार हमने एक्स लेयर का यूज किया, ठीक है, एक मैसेज को भेजने के लिए। जैसे हमारे सेंडर और इसके बीच में लेट से हमारे 2 नोड्स हैं, ये एक कनेक्शन है, ठीक है, राइट। तो ये हमारी एप्लीकेशन लेयर थी, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। एप्लीकेशन लेयर के पास मैसेज था, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास हमने इसका ट्रांसपोर्ट हेडर लगाया, नेटवर्क लेयर का हमने हेडर लगाया, और डेटा लिंक लेयर का हेडर और टेल दोनों लगाया। फिर वो फिजिकल के पास पहुंच गया, फिजिकल के पास पहुंचा, उसने उसका हेड और टेल रिमूव कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी उसका एड्रेस है, मैं अभी बता चुकी हूँ इतना लंबा। नेटवर्क लेयर के पास है, नेटवर्क लेयर ने देखा है तो मेरा है ही नहीं, उससे फिर डेटा लिंक लेयर के पास भेजा, डेटा लिंक लेयर से फिर से फिजिकल के पास है, उस फिजिकल ने आगे वाले फिजिकल को भेज दिया, फिर उसने हेड और टेल हटाया, नेटवर्क लेयर ने देखा मेरा नहीं है, उसने फिर दोबारा पैक कर दिया उसको अगले वाले के साथ लिंक करके, और फिर फिजिकल पे भेज दिया। फिजिकल वाले पे आया, उसने देखा कि डेटा लिंक लेयर मेरा है, खोल लिया, नेटवर्क लेयर पे देखा मेरा है, लॉजिकल एड्रेस खोल लिया, पोर्ट पे आया तो पोर्ट एड्रेस उसका था, खोल लिया और मैसेज डिलीवर हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, लेट से अगर हमारे पास n नोड्स हैं, ये जो हमारी ना नोड्स हैं, ये जो बीच की थी इंटरमीडिएट, अगर हमारे पास n नोड्स है तो हम कैसे करेंगे, एक तो फिजिकल एड्रेस हमारा सेंडर का है, ठीक है, एक फिजिकल एड्रेस हमारा रिसीवर का, तो हमने 1 + 1 कर दिया, और हमारे पास कितनी बार फिजिकल लेयर का एड्रेस आ रहा है, ये n जो है, यानी अगर हम देखें तो अगर हमारे 2 है तो यानी कि 4 बार आ रहे हैं, तो यानी 2n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2n + 2, किसका हो गया, फिजिकल का। अगर हमें निकालना हो कि कितने बार हमने फिजिकल पर ट्रांसफर किया, हमारे पास n नोड्स है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डेटा लिंक लेयर पे कितनी बार गया, एक तो सेंडर पे 1, एक रिसीवर पे 1, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कितनी बार आ रहा है, अगर हमारे पास 2 नोड्स है यानी कि 4 बार आ रहा है ये भी, ठीक है, यानी 2n टाइम्स आया, यानी कि 2n + 2, इसका भी हो गया। अब नेटवर्क लेयर पे देखते हैं, नेटवर्क लेयर पे एक सेंडर का है, एक रिसीवर का है, 2 हो गया, ठीक है। और n कितनी बार हमारा, एक बार n आया, 2 बार n आया, यानी कि अगर हमारा n 2 बार है तो हमारा नेटवर्क लेयर भी 2 बार आ रहा है, यानी n टाइम्स ही आ रहा है, तो हमने इसे n लिखा, n नोड्स लिखा, तो n + 2 हो गया हमारा नेटवर्क लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो यहाँ पे कभी पहुंचा ही नहीं नोड्स पे, वो सिर्फ सेंडर पे था और रिसीवर पे था, तो वो 2 टाइम्स है, और एप्लीकेशन लेयर भी सेंडर और रिसीवर के, तो भी 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। अब जो अभी तक हमने पढ़ा था पूरा हमारा बैकग्राउंड था, अब हम फंक्शन देखेंगे डेटा लिंक लेयर का। डेटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या है, पहले तो फ्रेमिंग वाला, हेडर और टेल लगा देना किस पे, जो भी हमारा नेटवर्क लेयर से डेटाग्राम आ रहा है उस पे, और उसको मिला देना फ्रेम में, उसी को हम बोलते हैं फ्रेमिंग। फिर होता है हमारा फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग अभी आपको बताया था हेडर लगाता है किसके ऊपर, हमारा header of data link layer contains physical address of A and B if A और B are in the same network। अगर A और B सेम नेटवर्क के अंदर है तो उसी का फिजिकल एड्रेस लगा देगा, ठीक है। लेकिन अगर A और B इंटरमीडिएट नोड्स हैं तो वो इंटरमीडिएट नोड्स का एड्रेस लगाता जाएगा, इसके साथ एक बार लगा, इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है। एल्स फिजिकल एड्रेस ऑफ इंटरमीडिएट नोड, अगर वो सेम नेटवर्क के अंदर नहीं है तो इंटरमीडिएट नोड्स का लगेगा, सेम नेटवर्क के अंदर है तो फिजिकल एड्रेस उन्हीं 2 का लगेगा, लेकिन अगर अलग अलग नेटवर्क्स पे तो इंटरमीडिएट नोड्स का लगेगा फिजिकल एड्रेस, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल, ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, जैसे लेट से हमने सेंडर को भेजा हमारा डेटा, ठीक है, अब वो डेटा हमने इसको भेज दिया, अब वो कितने टाइम तक डेटा भेज सकता है बिना रिस्पॉन्स को लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हमारा
फ्लो कंट्रोल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं भी आपको बोलती जा रही हूँ, ठीक है, अगर ये लाइव क्लास चल रही होती तो मैं आपको मतलब कुछ टाइम तक देख के फिर लाइव चैट देखती ना कि अभी आपके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, या पता चला मेरी आवाज लैग होने लगी है, या हो सकता है कि मेरी स्क्रीन जो है वो फ्रोज हो गई है, या मेरा नेटवर्क कनेक्शन वीक हो गया है, या हो सकता है कि मैं ऑफ नेट चली गई हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए मेरे को रिस्पॉन्स के लिए एक्नॉलेजमेंट देखनी पड़ेगी। अब बिना एक्नॉलेजमेंट देखे मैं कब तक आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूं, उसी को मैं बोलूंगी फ्लो कंट्रोल, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एरर कंट्रोल। अभी तक हमने आपको बताया था डेटा लिंक लेयर के अंदर एक हेड लगती है, एक टेल लगती है। अब जो टेलर है ना, इसका काम है, टेलर का काम क्या है कि वो जो एरर को डिटेक्ट करता है, एरर का डिटेक्शन का काम इजी होता है और उसको करेक्ट भी करता है, यानी एरर के करेक्शन का काम थोड़ा मुश्किल होता है। वो दोनों काम कौन हैंडल करता है? हमारा टेलर। इसलिए हमारा टेलर यूज हुआ था, यानी वो हर बार एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट करेगा, ठीक है। हमने देखा था ना कि हमारी 7th लेयर वर्स्ट लेयर में हमारा कोई भी हेडर टेल नहीं लग रहा था। 6, 4, 5 और 3 में हमारा हेडर लग रहा था। 2 में हमारा हेड और टेल दोनों लग रहा था, ठीक है। हमारा जो एक्सेस कंट्रोल है, अब एक्सेस कंट्रोल भी उसका ही फीचर था। एक्सेस कंट्रोल बेसिकली ये, अगर हमारा एक नेटवर्क है, ठीक है, तो उसके अंदर किसको कब एक्सेस मिलेगी उस चैनल के अंदर, वो हमारा एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर हमारे नेटवर्क के अंदर बी और सी है, ठीक है, तो इन दोनों को ही एक्सेस मिलेगा अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट होके बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में ए और डी साथ में कनेक्शन रख के एक्सेस कंट्रोल नहीं ले पाएंगे उस डेटा का, अगर ए और बी उस टाइम पे एक्सेस ले रहे हैं। तो इसी को हम एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं कि कौन उस शेयर चैनल का एक्सेस कब ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा उस वीडियो का लेक्चर 2 खत्म हो चुका है। अब लेक्चर 3 की बारी है। लेक्चर 3 पे अभी हमने क्या क्या खत्म कर रखा है? हमारा फिजिकल एड्रेस खत्म हो चुका है, हमारा फिजिकल एड्रेसिंग यानी कि फिजिकल लेयर हमारा कर लिया हमने डेटा लिंक लेयर कर लिया। अब हम नेटवर्क लेयर की बात करेंगे। नेटवर्क लेयर का काम क्या था हमारा? होस्ट टू होस्ट डिलीवरी ऑफ पैकेट कॉल्ड डेटाग्राम, यानी कि जो भी होस्ट से एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे डिलीवरी कर रहा था, हम उसी को पैकेट की फॉर्मेट में किसी बोल रहे थे? हम डेटाग्राम बोल रहे थे। इसके हमारे कुछ फंक्शन है। पहला फंक्शन है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है? हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर कंटेन्स आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। ये हमने पढ़ा था लॉजिकल एड्रेसिंग अंदर जो 5080 आ रहा था हमारा, यानी सेंडर का आ रहा था, एक रिसीवर का आ रहा था, वही हमारा लॉजिकल एड्रेस था कि जिसके अंदर हमारा सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस आ जाए, उसको हम लॉजिकल एड्रेसिंग में काउंट करेंगे। फिर हमारा राउटिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, और कंजेशन कंट्रोल और फर्मेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं राउटिंग। राउटिंग क्या होती है? बेसिकली टू प्लेस पैकेट इन रूट टू डेस्टिनेशन, यानी कि जैसे सपोजिंगली मान लेते हैं कि ये हमारा एक कनेक्शन है। अब सेंडर ने एक डेटा को भेजा, एक मैसेज को भेजा, रिसीवर के पास जाना चाहिए, तो किस रूट को फॉलो करके जाएगा उसी को हम राउटिंग बोलते हैं। जैसे वो ऐसे भी जा सकता है पूरा का पूरा रिसीवर के पास, वो चाहे तो ऐसे 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 करके चला जाए, या वो चाहे तो ऐसे जाए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे चला जाए, ठीक है, कैसे भी जा सकता है, ठीक है, उसी को हम राउटिंग बोलते हैं। लेकिन सपोजिंगली ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जो नोड है हमारा, कनेक्शन तो काफी बड़ा होता है ना, यहाँ से हमें सेंडर है और यहाँ हमारा रिसीवर, और ये वाले नोड का कनेक्शन कहीं और ही जा रहा है, इसके पास नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जब वो इस नोड पे आएगा तो उसको कैसे पता कि उसको जो मैसेज है वो इधर से भेजना है या इधर से भेजना है, यानी डेटाग्राम को इधर से भेजना है या इधर से भेजना है। तो इसी को बताने का काम कौन करता है? हमारा राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल जो है वो सबके पास होता है, सेंडर के पास होता है, नोड्स के पास होता है, हर किसी के पास होता है, जो कि कैलकुलेट करके बताता है कि हमें अगर रिसीवर के पास जाना है तो हमें ये वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को पार्ट को हम बोलते हैं राउटिंग, यानी इसके नाम राउट टेबल का यूज करते हैं। फिर आता है हमारा QoS, यानी ये QoS होता है हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस हर एक इंसान के हिसाब से अलग अलग होती है, इसलिए हम इसे सब्जेक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है। हम उसे 4 पैरामीटर्स पे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी रिलायबिलिटी ज्यादा हो, डिले कम हो, ठीक है, ग्लिटर जो है वो कम हो। ग्लिटर बेसिकली होता क्या है कि जैसे मैंने मैसेज को भेजा, ठीक है, डिफरेंस जो है रिसीवर पैकेट को जब ले रहा है उसके बीच में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर 1 PM पे भेजा, फिर 1.10 पे भेजा, फिर अगर जो इसके बीच का डिफरेंस है वो है 10 मिनट्स का, लेकिन इधर आके हो गया 1 मिनट, इधर आके हो गया 1 मिनट, तो इस वजह से जो इसका क्वालिटी है ये जो है वो मतलब डिफर कर रहा है। हमें ये ग्लिटर को कम से कम करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम से कम हो। बैंडविड्थ को बढ़ाना है, ठीक है, बैंडविड्थ तो सबको पता होगी, बाकी आगे हम पढ़ेंगे अभी। कॉन्जुगेशन कंट्रोल। कॉन्जुगेशन कंट्रोल ये होता है जैसे हमारा जो सेंडर है
उसने एक बार में बहुत सारे मैसेजेस भेज दिए रिसीवर के पास, लेकिन रिसीवर ने इतने मैसेज लिए ही नहीं, तो बीच में एक ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा। उसी ट्रैफिक को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, और उसको कंट्रोल कौन कौन सी लेयर करती है, हमारी एक नेटवर्क लेयर भी करती है और एक ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। लेकिन हम नेटवर्क लेयर के अंदर नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, और हम पढ़ते हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं हम? TCP IP के अंदर। TCP IP के अंदर हम AIMD में पढ़ते हैं, एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लीकेशन डिक्रीज, इसके अंदर। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे बोलते हैं हम लिंक की बकेट और टोकन बकेट, कुछ सब टॉपिक्स इसके। अगला हमारा जो फंक्शन है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन होता है बेसिकली कि हम जो फ्रेम का साइज है वो बताता है, जो बताता है MTU मैक्सिमम ट्रांसमेबल यूनिट, कितने साइज का पैकेट पहुंच पाएगा। जैसे अगर सपोजिंगली मैंने 500 बिट, इसके पास हमारी जो साइज है मान लो 500 बिट्स का है, ठीक है, लेकिन ये रिसीव कर सकता है सिर्फ 200 बिट्स, तो ये एक इंटरमीडिएट नोड पे है। अब इसने देखा कि ये तो 200 बिट्स ही ले पाएगा, तो इसने इसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए, यानी छोटे छोटे पीसेस पे इसे कट कर दिया, और वो छोटे छोटे पीसेस को इस पे भेज रहा है, 200 के, फिर 200 के, फिर 200 के, ऐसे करके 5 बाइट्स का उसने डेटा उसको भेज दिया पार्ट पार्ट में। इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी स्मॉल पीसेस में भेजना, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसका काम भी कौन करता है? नेटवर्क लेयर करती है। अब नेटवर्क लेयर खत्म हो गई, अब हमारे ट्रांसपोर्टेशन लेयर के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है? एंड टू एंड डिलीवरी करता है पूरे मैसेज की, ठीक है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम है इसका। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शन है हमारा सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, सेगमेंट एंड रीअसेंबली, कॉन्जुगेशन कंट्रोल। मैंने बताया था ना, दो जगह आता है कॉन्जुगेशन कंट्रोल, एक लॉजिकल में भी, लॉजिकल बोल रही हूँ, नेटवर्क लेयर के अंदर भी और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी। नेटवर्क वाला हम पढ़ते नहीं, हम ट्रांसपोर्ट वाला पढ़ते हैं। ठीक है, फिर फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल। अब ये आ गया हमारा सर्विस पॉइंट एड्रेस। जैसे हमने सबके अंदर पढ़ा था ना, हमने डेटा लिंक लेयर के अंदर हमने पढ़ा था फिजिकल एड्रेस, फिर हमने किसके अंदर पढ़ा था? अगला वाला कौन सा था हमारा? जल्दी बताओ। अगला वाला था हमारा लॉजिकल वाला था। लॉजिकल एड्रेस पढ़ा था हमने किसके अंदर? नेटवर्क लेयर के अंदर। यस, लॉजिकल हमने पढ़ा था नेटवर्क लेयर के अंदर। ये अब हम पढ़ रहे हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला, किसके अंदर? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं सर्विस पॉइंट वाला, यानी पोर्ट वाला एड्रेस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो हेडर है वो अटैच करता है पोर्ट एड्रेस को, किसके पोर्ट एड्रेस को? सेंडर और रिसीवर के। ठीक है, इसके बाद हम आता है सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। सेगमेंटेशन ही छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ देना, उसको हम सेगमेंट्स में बांट देंगे। ठीक है, और उसी को दोबारा जोड़ देना, दोबारा मैसेज पे कन्वर्ट करने के लिए। अगली जो, जैसे हमने भेजा यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेना, तो उस ट्रांसपोर्ट लेना उसको सेगमेंट्स में कर दिया। ठीक है, अब उन्हीं सेगमेंट्स को अगले वाले ट्रांसपोर्ट लेने, यानी रिसीवर वाले एंड ने उसको जोड़ दिया, तो उसे रीअसेंबली का काम किया रिसीवर साइड पे। सेगमेंट का काम होता है सेंडर साइड पे और रीअसेंबली का काम होता है रिसीवर साइड पे। इतना ही था ये वाला। और इसके बाद आएंगे हम कॉन्जुगेशन कंट्रोल, जो कि होता है नेटवर्क लेयर के अंदर हम पढ़ नहीं रहे, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जो कि TCP IP AIMD का है, जिसके नाम फ्लो कंट्रोल और एयर कंट्रोल भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे वाला पार्ट, जो हम आगे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे उसके बाद हम बता पाएंगे। ठीक है, फ्लो कंट्रोल एयर कंट्रोल हम जो पढ़ के है वो सेम है जो हमने किसके अंदर पढ़ा था? डेटा लिंक लेयर के अंदर पढ़ा था। अब इसके अंदर बस जो नोड टू नोड था उसके अंदर, इसके अंदर प्रोसेस टू प्रोसेस हो रहा है सेम काम। फ्लो कंट्रोल हमारा डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों में होता है, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल। ठीक है, और इसके बाद कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल के अंदर एक छोटी सी कहानी है हमारी। जैसे सपोजिंगली क्या मतलब, कनेक्शन कंट्रोल दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ठीक है, अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, अगर हम देखें हमारी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड, लेकिन जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो कनेक्शन लेस है। इसका क्या मतलब है, यानी प्रॉब्लम कहाँ आ गई? अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी यहाँ से भेजने वाला सेंडर ने जो एड्रेस भेजा वो कनेक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन जो यहाँ पे डेटाग्राम पहुंचा नेटवर्क लेयर के पास वो है कनेक्शन लेस। तो कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है? बेसिकली मोटी मोटी कहानी यही है। तो हम इसमें ये कह रहे हैं कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है बेसिकली कि वो माइंड मेकअप कर लेता है कि कौन से रोड मैप पे जाना है। वो कोई कनेक्शन नहीं बताता कि इसी रोड मैप को फॉलो करके ना, वो अपने रिसोर्स की एलोकेशन कर लेता है बस पहले से एडवांस में, एडवांस एलोकेशन कर देता है अपनी रिसोर्सेज को माइंड मेकअप करके। इसलिए हम उसे कनेक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं, यानी कि इसने अपना माइंड मेकअप कर लिया कि वो इस रास्ते को फॉलो करना चाहता है। ठीक है,
लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी को फॉलो करेगा, जैसे इधर से इधर ही जाना है ऐसा फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अगला वाला जो है वो कनेक्शन लेस है। ठीक है, तो इसके साथ ना माइंड मेकअप करेगा और वो माइंड मेकअप को अगले वाले यानी नेटवर्क लेयर के पास भेज देगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होता है? नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर सारा का सारा काम करता है, जैसे कि कोई भी हम बीच में सिंक्रोनाइजेशन को संभालता है, इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, मेंटेन करता है, ठीक है, टर्मिनेट इंटरैक्शंस को मतलब बना के रखता है सेंडर और रिसीवर के अंदर। मोटा मोटा काम यही है कि अगर मैं आपको फोन कॉल करूँ तो उसके अंदर जितने भी फीचर्स होंगे ना, कि हमारा कनेक्शन सही सलामत चलता रहे। ठीक है, मैं एक सिंक्रोनाइज मैनर पे अगर आपको हेलो बोलूँ तो आपको हेलो सुनाई दे, अगर मैं बाय बोलूँ तो आपको बाय बाद में सुनाई दे, ऐसे सिंक्रोनाइज मैनर में चलता है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा दैट मीन्स कि अगर मान लो हमने 200 पेजेस की हमने एक फाइल भेजी, ठीक है, उसमें ऐसा हो सकता है कि हमारा एरर आ जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें 200 पेजेस दोबारा डाउनलोड करने पड़ रहे हैं। लेकिन सिंक्रोनाइजेशन डेटा में क्या होता है कि मैं हर 10 पेजेस के बाद एक चेक पॉइंट लगा दूंगी। लेट से अगर मेरा 155 पेज पे एरर आ गया तो मेरे को पहले के 155 पेज डाउनलोड करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे 150 पेज डाउनलोडेड है, 155, मेरे को अगले आगे के डाउनलोड दोबारा करने पड़ेंगे, अगले 150 से 160 का दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर था टोकन मैनेजमेंट। टोकन मैनेजमेंट होता है हमारा कुकी मैनेजमेंट। लेट से हमारा क्लाइंट है, ठीक है, और एक हमारा सर्वर। क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी कुछ शू की डिटेल्स के बारे में, अब सर्वर ने उसको निकाल के दे दिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब रिटेल स्टोर्स पे जब हम परचेज करने जाते हैं तो उसके अंदर वो हमारे डेटा को अपने हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब वो स्टोर करके अगर उसे कोड की फॉर्मेट में रखेंगे ना, कोई भी हैकर उसे निकाल सकता है। लेट से अगर कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो गई तो वो तो काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गई ना उसके अंदर, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारी पर्सनल डिटेल। इसलिए जो सर्वर साइड है उसे टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करके रखती है, उसी टेक्स्ट फाइल को हम कुकीज का नाम कहते हैं। ठीक है, तो कुकी मैनेजमेंट करता है कौन? हमारा सेशन लेयर। ठीक है, और इसको हम OSI मॉडल के अंदर सेशन लेयर के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन TCP/IP मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर के अंदर पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारा आता है सिंटेक्स सेगमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन सेंटर एंड रिसीवर। यानी जितने भी सिंटेक्स है, सेगमेंटेशन है, उन सबकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इस प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आती है। इसके फंक्शंस हमारे 3 हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन इंटरपोलेशन, वही कॉमन फॉर्मेट वाला इंटरपोलेशन। ट्रांजेक्शन का काम कौन सा करता है? हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, यानी अगर हमारा विंडो और यूनिक्स पे है तो विंडो और यूनिक्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में ले आएगा। इनकरप्शन वो क्रेडिट कार्ड वाला, कि अगर जैसे सपोजिंगली कुछ और फॉर्मेट में बना के भेजे ताकि बीच का कोई भी जो हमारा इंटरमीडिएट नोड है उसको गार्बेज वैल्यू ही लगे, यानी उसके काम की नहीं है, वो आगे आगे भेजता जाए, बीच में कोई हैकर लाके उसको निकालना दे, तो इनकरप्शन का ध्यान रखता है। कंप्रेशन का भी ध्यान रखता है, जैसे कि हमारा डेटा है कंप्रेस करके भेजा, जैसे हमने 1 के बाद 50 जीरोस भेजने तो उसने 1 की जगह 50 लिख के 0 लिख दिया। अभी 50 भी नहीं भेज सकता, इस 50 को भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके भेजेगा। ठीक है, उसको बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करके पूरा मैसेज भेज देना, यानी उसको कंप्रेस करें, इतने बड़े मैसेज की जगह इतना सा पार्ट जाएगा। समझ गए? वही वाला पार्ट। अब ये जो है हमारा सारा काम, इसके अंदर तो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हो रहा है, OSI मॉडल के अंदर, लेकिन यही सारा काम जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर कर रही है ना, यानी 765, ये TCP/IP मॉडल के अंदर एक ही लेयर करते हैं, इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट है OSI मॉडल के अंदर, जो कि हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इंटरफेस का काम करती है यूजर और नेटवर्क के बीच में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटरफेस का काम करती है। ठीक है, इसके फंक्शन है हमारा मेल सर्विस, जैसे ईमेल वगैरह, डायरेक्टरी सर्विस, कोई भी फोल्डर्स के बारे में, रिमोट लॉगिन यानी टर्मिनल के एंड पे, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, ये सारा का सारा फीचर फंक्शंस किसके हैं? एप्लीकेशन लेयर के। अब TCP/IP मॉडल, अब मैं आपको ये मतलब OSI मॉडल कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? उसके कुछ रीजन है। पहला रीजन ये है कि इसकी काफी बेकार टाइमिंग थी मार्केट में आने की। ठीक है, जैसे सपोजिंग जब हमारा TCP/IP मॉडल बिजनेस स्टेज पे था ना, यानी जब इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉक्स बिजनेसमैन के पैसे लगे थे, उस टाइम पे हमारा OSI मॉडल आया था, तो उस टाइम पे किसी को इतना इंटरेस्ट था नहीं इसमें, इसलिए ये इतना चला भी नहीं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो टेक्नोलॉजी ना काफी ज्यादा बेकार है। क्यों? क्योंकि कुछ लेयर में तो बहुत कुछ ही दे दिया इन्हें, सब कुछ ही दे दिया कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, और कुछ लेयर एकदम खाली पड़ी। जैसे आप ये देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या आई है इसके अंदर। ठीक है, और उसके ऊपर भी कुछ लेयर्स बहुत सारी खाली हैं। ठीक है, यानी कुछ लेयर में तो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई, और कुछ लेयर जो है हमारी उसके अंदर कुछ भी नहीं है।
तीसरा कि इतना यूज इतना बड़ा था कि मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 50 मिनट हो गए यहाँ पे, मतलब सिर्फ रिवीजन में 50 मिनट हो चुके हैं, तो ये काफी ज्यादा बड़ा था। इस वजह से OSI मॉडल इतना चला नहीं, ये इसके फेलियर के कारण है। और TCP/IP मॉडल अभी भी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अब TCP/IP मॉडल के अंदर वैसे तो 4 लेयर्स हैं और ओरिजिनल गेट के पेपर में भी आएगा तो हमें 4 पे ही मार्क करना है। OSI मॉडल के अंदर 7 है, लेकिन जो कोई भी टीचर उसे पढ़ाता है तो 5 लेयर के अंदर पढ़ाता है। 5 लेयर कौन सी में पढ़ाता है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ओरिजिनली हमारा डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। OSI मॉडल के अंदर जो हमारी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर है वो हमारे TCP/IP के अंदर उसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर। और उसके अंदर ये सारे हम प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। हर एक प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म्स यहीं पे, जैसे SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। SNMP और टेलनेट, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी हमारी एप्लीकेशन में आते हैं। फिर हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर को हम इसके अंदर क्या बोलते हैं? होस्ट टू होस्ट लेयर, ठीक है, TCP/IP के अंदर। इसके अंदर हमारे 3 आते हैं। एक होता है SCTP यानी स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तीनों के तीनों हमारे किसके आते हैं? होस्ट टू होस्ट लेयर के अंदर। फिर हमारा आता है नेटवर्क यानी कि इंटरनेट, किसके अंदर वाला? OSI के अंदर वाला, ठीक है। उसके अंदर हमारे ये 4 हमारे मेन जो है वो हमारा IP है, ठीक है, प्रोटोकॉल, लेकिन बाकी सारे उसके सब पार्ट्स हैं। यानी IP हमारा मेन है और उसके बाद IP यानी इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल, उसके अंदर के बाकी सारे के सारे हमारे सब प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। और ये हमारा किसके आता है? इंटरनेट लेयर के अंदर। और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को हमने मिला के बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर का क्या काम था? प्रोटोकॉल डिलीवर बाय द अंडरलाइनिंग नेटवर्क, यानी होस्ट टू नेटवर्क का कनेक्शन, ठीक है। जो प्रोटोकॉल है उस नेटवर्क के अंदर कैसे ट्रांसफर होगा, उसका काम। IP एड्रेस का क्या काम? IP का क्या काम है, ठीक है। IP जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना उसके बारे में पढ़ेंगे हम। IP यानी इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, ये होता है हमारा कनेक्शनिस्ट अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अनरिलायबल यानी कि इसके अंदर कोई भी एरर डिटेक्शन और एरर कनेक्शन का काम नहीं हो रहा है, कनेक्शन ले सही है, ठीक है। बेस्ट एफर्ट डिलीवरिंग सिस्टम, यानी कि इसका कोई भी कनेक्शन में तो कोई सिस्टम है नहीं, इसका मेजर काम है डिलीवरी का, कि ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, पूरा फोकस अपना रखता है डेटाग्राम को सेंडर से रिसीवर के अंदर भेजने में, ठीक है। IP का काम है ये, ठीक है। अब सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स IP की क्या क्या है? ARP इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP, ठीक है, ये है रिवर्स एड्रेसिंग रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और एक है ICMP और IGMP, ठीक है, ये यहीं पे लिखी हुई हमारी। ICMP होती है हमारी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल और IGP होती है हमारी इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हमारी जो ARP है, ARP बेसिकली किस लिए यूज होती है? ARP जैसे कि जब हमारे पास लॉजिकल एड्रेस तो है लेकिन फिजिकल एड्रेस का हमें कुछ आता पता नहीं पता, ठीक है। सपोजिंगली हमने सेंडर के पास डेटाग्राम की फाइल भेजी और जो हमारे DLP के पास था उसके बाद इसका था लॉजिकल एड्रेस लेकिन फिजिकल एड्रेस नहीं था, तो उधर उस जगह पे हम किसका यूज करेंगे? ARP का यूज करेंगे। जब हमारे राउटर को पता हो हमारा IP एड्रेस सबका रूट्स का, लेकिन उसका आगे वाले का पता ना हो, तो वो राउटिंग टेबल का यूज करता है, ठीक है। राउटिंग टेबल का यूज करके अगले वाले का लॉजिकल एड्रेस कैसे पता चल रहा है उसको? बेसिकली लॉजिकल एड्रेस उसको राउटिंग टेबल से पता चल रहा है। राउटिंग टेबल उसका सबके पास है, ठीक है, यानी सबके पास राउटिंग टेबल होता है। सेंडर के पास भी होता है, इन सब नोड्स के पास और इसके पास सबके पास होता है। इवन हमारे कंप्यूटर के अंदर भी राउटिंग टेबल है, ठीक है। उससे हम अगले वाले जिसको भेजो उसका हमारा लॉजिकल एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास फिजिकल एड्रेस नहीं मिलेगा। तो ये लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ मैपिंग का काम करता है, कन्वर्जन का नहीं करता, मैपिंग का काम करता है हमारा ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा रिवर्स एड्रेसिंग रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये हमारा फिजिकल एड्रेस को मैप करता है लॉजिकल एड्रेस के साथ, ठीक है। यानी उसने क्या किया था? लॉजिकल को फिजिकल के साथ, ये कर रहा है फिजिकल को लॉजिकल के साथ, ठीक है। और कब यूज हो सकता है? ये यूज होता है डिस्कलेस मशीन इज बोटेड एंड इट नोन अ फिजिकल एड्रेस बट डज नॉट नोन IP एड्रेस विच प्रोटोकॉल यूज। तो इसका आंसर है
RARP यानी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये सब मैंने अपने D1 में अब तक पढ़ा था। इसका ये कंप्लीट रिवीजन है जो 54 मिनट्स यानी 55 अप्रॉक्स 1 आवर तक पहुंच गया। मैं आज भी जो कुछ भी पढ़ूंगी उसका रिवीजन वीडियो कल आएगा। सो मेरा आज का टारगेट है कि अभी तक मैंने अपने सिर्फ 2 लेक्चर ख़त्म किए हैं, आप देख सकते हैं। और जितना मैंने पढ़ा है वो सब आपको मैंने पढ़ाया है आज, जितना मेरे को आता था। बाकी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप भी ये प्लेलिस्ट फॉलो करें, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। नोट्स अगर आपको नहीं बनाने तो मैं अपनी PDF जो लास्ट में जब मेरे सारे के सारे नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इन सब की PDF बना के अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्लस रोड मैप देखना, क्योंकि उसी बेसिस को मैं भी फॉलो कर रही हूँ और हमारा टोटल 35 आवर्स का है ये रोड मैप। या तो अभी आज के मेरे दिन का टारगेट यही है कि मैं लेक्चर 3 को कंटिन्यू करके ख़त्म करूँ, लेक्चर 4 और 5 ख़त्म करूँ मिनिमम। उसके आगे अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसको परसों करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।